हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट जेआरएफ के लिए और भी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार एस्टीनो मोई मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन ए है मुख्य दंडाधिकारी, बी है सेना प्रमुख, सी है जिला प्रशासन का प्रभारी और डी है नगर अधिकारी। तो एस्टीनो मोई जो थे वो नगर अधिकारी थे। एस्टीनो मोई जो थे वो नगर अधिकारी थे। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया था अपनी पुस्तक इंडिका में। इसके अनुसार एस्टीनो मोई जो थे वो नगर प्रशासन का प्रमुख होता था। इसे नागरिक या पुरमुख भी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नगर अधिकारी। नागरिक भी कहा जाता था इसे और पुरमुख भी कहा जाता था एस्टीनो मोई को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन थे? ऑप्शन ए है प्रांतीय अधिकारी, बी है पुलिस अधिकारी, सी है जिले के अधिकारी और डी है नगर के अधिकारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एग्रोनोमोई जो थे वो जिले के अधिकारी थे। एग्रोनोमोई जो थे वो जिला के अधिकारी थे और एंटीनोमोई जो थे वो नगर अधिकारी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिले का जो प्रमुख आहारपति था जिसे मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा था, वह जो था एग्रोनोमोई जो था वो सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी भी रहता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त के, बी है बिंदुसार के, सी है अशोक के और डी है दशरथ के। तो सीरिया के जो राजदूत डायमेकस थे वो किस के दरबार में आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के दरबार में आए थे डायमेकस। सीरिया का शासक जो था एंटियोकस ने उसने मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में डायमेकस राजदूत को भेजा था। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अमित्र घात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है क्वेश्चन। बिंदुसार को कहा जाता है अमित्र घात। अमित्र घात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला और इसे यूनानी इतिहासकार इसे अमित्रोचेटक भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य के समय समाहर्ता का क्या अर्थ था, क्या कार्य था? ऑप्शन है वह एक सैनिक अधिकारी था, बी है वह कोष विभाग का एक अधिकारी था और सी है वह एक न्याय अधिकारी था और डी है वह राजस्व संग्रह करता था। तो समाहर्ता का क्या कार्य था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह राजस्व संग्रह करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रशासन को चलाने के लिए कई विभागों में बांटा गया था। इसके मौर्यकालीन जो उच्च अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। इसमें जो उच्च अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कुल तीर्थों की संख्या जो थी वो 18 बताई गई थी। इसमें एक समाहर्ता तीर्थ भी होता था जिसका कार्य था राजस्व विभाग की देखभाल करना। यह आधुनिक वित्त मंत्री के जैसे ही था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए है व्यापार में पूंजी लगाने वाला, बी है श्रेष्ठी के अध्यक्ष, सी है मुद्रा विनिमय करने वाला और डी है शिल्पकार। तो श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रेष्ठी के अध्यक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर थोड़ा जान लेते हैं। श्रेष्ठ श्रेणियों के संगठन के सर्वोच्च को श्रेष्ठिन या ज्येष्ठक भी कहा जाता है। ये संगठन मौर्य साम्राज्य में रहते थे। व्यापारियों की श्रेणी के प्रधान को सार्थवाह कहा जाता था। मेगस्थनीज जाति प्रथा का उल्लेख 7 वर्गों के रूप में किया था। इन जातियों में जो था किसानों की जो संख्या थी वो सर्वाधिक थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, बी है धर्मस्थ, सी है पौर व्यवहारिक और डी है प्रदेष्टा। तो कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी प्रदेष्टा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले विवाद का निर्णय करने वाले न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। न्याय से संबंधित है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये फौजदारी अदालतें थी। प्रतिष्ठा को फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश भी कहा जाता था। फौजदारी न्यायालय में मारपीट, हत्या, चोरी वगैरह वगैरह सभी होते थे और यहाँ इन सब मामलों को निपटाया भी जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है विष्टि, वेगार। इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सही है भाग, स्थानीय कर, ये गलत हो जाएगा। कर, महसूल, ये भी सही है। प्रणय, आपातकाल में कर से संबंधित है और भाग जो था वो भूमि कर से संबंधित था। भाग का मतलब था भूमि कर, स्थानीय कर बिल्कुल नहीं था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाग जो है वो सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव देती थी? ऑप्शन है कादम्बक नीतिसार, बी है अर्थशास्त्र, सी है मनुस्मृति और डी है नीति वाक्यामृत। तो इसमें पूछा गया वह कौन सी पुस्तक है, पहली पुस्तक है जिसमें अधिकारियों को वेतन जो दिया जाता था वो नगद देने का सुझाव देता था। तो अर्थशास्त्र में जो था वो वेतन को नगद देने का सुझाव देता था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। मौर्यकालीन शासन पद्धति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें सर्वप्रथम जो था अधिकारियों का वेतन नगद देने का सुझाव दिया गया था। इस पुस्तक के अनुसार उच्च स्तर के अधिकारियों को 48,000 पण दिया जाता था और जो सबसे निम्न स्तर के अधिकारी होते थे, निम्न स्तर के कर्मचारी कह सकते हैं, अधिकारी नहीं कह सकते हैं, कर्मचारी जो होते थे उन्हें 60 पण वेतन मिलता था। 60 पण, केवल 60 पण वेतन मिलता था और जो उच्च अधिकारी थे उन्हें 48,000 लगभग मिलता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था? ऑप्शन ए है चतुर्थ स्तंभ लेख, बी है प्रथम लघु शिलालेख, सी है प्रथम लघु शिलालेख और डी है प्रथम कलिंग अभिलेख। तो इसमें पूछा गया है किस अभिलेख में संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए चतुर्थ स्तंभ लेख। इसमें जो है ये संकेत मिलता है कि अशोक जो थे बिंदुसार के पुत्र थे
और बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो चतुर्थ स्तंभ लेख में इन्होंने नहीं, इसमें संकेत मिलता है कि उन्होंने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र मौर्यकालीन शासन पद्धति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें सर्वप्रथम अधिकारियों को मृत्युदंड समाप्त नहीं किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चतुर्थ स्तंभ लेख। इसमें जो दिया गया है, अशोक ने अपने चतुर्थ स्तंभ अभिलेख में कहा है कि मेरी यह आज्ञा है कि जिन लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई है उन्हें 3 दिन की और मोहलत दी जाए। इसी अभिलेख में अशोक कहता है कि मेरे राजयुग लाखों व्यक्तियों के ऊपर नियुक्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए है कर, बी है कृषि, सी है राजस्व और डी है नौसेना। तो अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि। सीता अध्यक्ष विभाग से मतलब है कृषि से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार की भूमियों का वर्णन मिलता है। राज की भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज की भूमि को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। राज की भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था। इसका जो राज की भूमि का व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी थे उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। और ऐसी भूमियों पर दासों, कैदियों तथा कर्मचारियों द्वारा कृषि कराई जाती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।